नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डीप डाइव में। आज के वीडियो में हम आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे जो यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस विशेष सत्र में हम 2 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। जी बिल्कुल। राजनीति, विज्ञान, रक्षा, खेल, पर्यावरण और तकनीक, कुल मिलाकर 12 ऐसे विषय हैं जो सीधे तौर पर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज हमारी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। और इस डीप डाइव सत्र में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं और परीक्षार्थियों का मैं भी स्वागत करता हूं। देखिए, सूचनाओं के इस भारी दौर में हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, हाँ, बल्कि क्या हुआ है और वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बीच की कड़ी को समझना है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की कुंजी यही विश्लेषणात्मक समझ होती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सत्र को एक स्पष्ट और परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण के साथ शुरू करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी सांस्कृतिक और संवैधानिक पहचान से जुड़े एक बड़े अपडेट से। केंद्र सरकार ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जी, केरलम। स्पष्ट कर दूं कि केरला मुख्य रूप से एक अंग्रेजी उच्चारण है, जबकि केरलम राज्य की स्थानीय मलयालम पहचान को दर्शाता है। ये नाम तो बदल रहा है, लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसमें एक बड़ा संवैधानिक पेंच भी है। क्या राज्य सरकारें जब चाहें अपना नाम बदल सकती हैं? यहाँ आकर्षक बात यह है कि अक्सर परीक्षार्थियों को लगता है कि राज्य सरकार अपना नाम खुद बदल सकती है, क्योंकि राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। बिल्कुल, लोग यही सोचते हैं। लेकिन असल में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 ये पावर सिर्फ और सिर्फ संसद को देता है। किसी भी नए राज्य का निर्माण करना हो, उसकी सीमाएं बदलनी हो या नाम बदलना हो, ये विशेषाधिकार केवल संसद के पास है। मतलब राज्य विधानसभा सिर्फ एक प्रस्ताव या संकल्प भेज सकती है केंद्र को। एकदम सही। इसलिए केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद भी अंतिम नाम परिवर्तन संसद की स्वीकृति के बाद ही पूरी तरह से लागू होगा। ये एक ऐसा टेक्निकल पैंच है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, और पॉलिटी के सेक्शन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। यानी प्रस्ताव भले ही राज्य की जनता और विधानसभा का हो, लेकिन अंतिम मुहर दिल्ली में संसद में ही लगेगी। ये हमारी संघीय व्यवस्था का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा आपने। अब संविधान और पहचान की इस चर्चा के बाद अगर हम भारत की तकनीकी पहचान और आत्मनिर्भरता की बात करें, तो गुजरात के साणंद से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। साणंद जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई का उद्घाटन किया है। ये एटीएमपी यानी असेंबली, टेस्टिंग एंड पैकेजिंग असल में क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका महत्व आसानी से समझ में आएगा। पूरी दुनिया में चिप का सिर्फ डिजाइन तैयार करना एक बात है जी, लेकिन उसे असल में पैक करके इस्तेमाल के लायक बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। सिलिकॉन वेफर से एक माइक्रोचिप बनने तक कई जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। ये एटीएमपी फैसिलिटी वो आखिरी कड़ी है जो भारत को सिर्फ एक उपयोगिता बाजार से बदलकर ग्लोबल सप्लायर बना देगी। अच्छा, तो असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग का मतलब है कि कच्चे चिप को उस काले प्लास्टिक कवर में डालना। हाँ, उसमें छोटे छोटे तार या पिन्स लगाना जिससे वो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिट हो सके। देखिए, ताइवान या चीन पर हमारी जो अत्यधिक निर्भरता है उसे कम करने के लिए बहुत अहम है। ये मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करने वाला कदम है। एग्जाम पॉइंट से श्रोताओं को भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2021 जरूर याद रखना चाहिए। ये उसी का एक ठोस परिणाम है। तो ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की एक नई भूमिका की शुरुआत है। जो चिप हमारे फोन से लेकर फाइटर जेट्स तक में लगते हैं, उनका अब देश में ही तैयार होना एक गेम चेंजर है। बिल्कुल एक गेम चेंजर है। और जब फाइटर जेट्स और देश की सुरक्षा की बात आती है, तो हमारी सेना की ताकत को भी नई तकनीक की जरूरत होती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से स्वदेशी VHSORADs मिसाइल के लगातार 3 सफल परीक्षण किए हैं। जी। नाम तो बहुत भारी भरकम लग रहा है, लेकिन एक बात बताइए, जब हमारे पास पहले से ही अग्नि और ब्रह्मोस जैसी बड़ी मिसाइलें मौजूद हैं, तो सेना को इस वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम की क्या खास जरूरत पड़ गई? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। देखिए, बड़ी मिसाइलें बड़े और दूर के खतरों के लिए होती हैं, लेकिन आधुनिक युद्ध में छोटे ड्रोन, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स या रडार से बचकर पहाड़ियों के बीच से आने वाले लड़ाकू विमान,
हाँ, वो एक अलग तरह का खतरा पैदा करते हैं। बिल्कुल। VHSORDs का मतलब है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसकी सबसे अहम खासियत यह है कि ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे मैन पैड्स भी कहते हैं। मैन पोर्टेबल का सीधा सा अर्थ है कि सैनिक इसे खुद उठाकर ले जा सकते हैं। जी हाँ, हमारे सैनिक इस मिसाइल लॉन्चर को अपने कंधे पर रखकर ऊंचे पहाड़ों जैसे सियाचिन या लद्दाख, घने जंगलों या किसी भी दुर्गम इलाके में आसानी से ले जा सकते हैं। जहां बड़े रडार या भारी मिसाइल ट्रक नहीं पहुंच सकते, वहां ये सिस्टम दुश्मन के विमानों या ड्रोन को पलक झपकते नष्ट करने में सक्षम है। इससे भारतीय सेना की वायु सुरक्षा क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब ये मिसाइल सिस्टम हमारी सेना को तुरंत सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय ही नहीं देता। रक्षा क्षेत्र की इन अजेय ऊंचाइयों से अब हम चलते हैं खेल के मैदान की ओर। खेल जगत से भी आज एक बड़ी खबर है। हाँ, जहां एक ऐतिहासिक ऊंचाई छुई गई है। जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है। 67 वर्षों में ये उनकी पहली ऐतिहासिक जीत है। इतने दशकों का सूखा खत्म होना किसी भी टीम के लिए एक बहुत भावुक पल होता है। बिल्कुल। और सिर्फ भावुक ही नहीं, यह भारतीय घरेलू क्रिकेट के बदलते ढांचे का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत भी है। आमतौर पर हम देखते हैं कि मुंबई, कर्नाटक या दिल्ली जैसी कुछ चुनिंदा टीमें ही घरेलू क्रिकेट पर हावी रही हैं। जी। जम्मू कश्मीर जैसी टीम का चैंपियन बनना यह दर्शाता है कि अब खेल का विकास, कोचिंग और नई प्रतिभाएं देश के हर कोने से उभर रही हैं। जी। परीक्षा के दृष्टिकोण से श्रोताओं को याद रखना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी भारत की प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हाँ, जब भी कोई नई या गैर पारंपरिक टीम ऐसा बड़ा टूर्नामेंट जीतती है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। यह क्षेत्रीय खेल विकास का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये जीत जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। अब खेल में संभावनाओं के इस बात को अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, तो यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भविष्य की तकनीक को आकार देने के लिए दो देश कैसे साथ आ रहे हैं। भारत और स्वीडन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए SITAC लॉन्च किया है। स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड AI कॉरिडोर। जी, दुनिया में इतने सारे देश हैं, स्वीडन के साथ ही ये विशेष AI पहल क्यों शुरू की जा रही है? ये एक बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक कदम है। अगर आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखेंगे, तो स्वीडन हमेशा दुनिया के सबसे इनोवेटिव देशों की सूची में शीर्ष पर रहता है। उनके पास रिसर्च और एथिकल तकनीक का एक बहुत ही मजबूत इकोसिस्टम है। और भारत के पास टैलेंट? बिल्कुल। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल और एक बहुत विशाल डेटा मार्केट है, जो AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए बेहद जरूरी है। SITC का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच AI रिसर्च में सहयोग करना, स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देना, टेक्नोलॉजी निवेश को आकर्षित करना और स्किल डेवलपमेंट करना है। तो ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा कॉरिडोर है जहां दोनों देशों के टेक एक्सपर्ट्स और निवेशक मिलकर काम कर सकेंगे। ये ग्लोबल AI पार्टनरशिप में भारत की स्थिति को बहुत मजबूत करता है। बहुत खूब। तकनीक के विकास और डेटा के इस बड़े स्तर पर आदान प्रदान के साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी आती है। साइबर अपराध की चुनौती। एकदम सही। और वो है इसके सुरक्षित उपयोग की। इसी को सुनिश्चित करने के लिए तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो ने ऑपरेशन क्रैकडाउन नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसमें मुख्य रूप से म्यूल अकाउंट्स या फर्जी बैंक खातों को निशाना बनाया जा रहा है। ये म्यूल अकाउंट साइबर दुनिया में असल में काम कैसे करते हैं, मैं इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझाता हूँ। ये म्यूल अकाउंट्स असल में किराए के मकान या मिडिलमैन की तरह काम करते हैं। साइबर अपराधी सीधे अपने नाम से ठगी का पैसा अपने बैंक में नहीं मंगवाते। वो पकड़े जाने से डरते हैं। हाँ, वे अक्सर अनजान या मासूम लोगों के नाम पर थोड़े से कमीशन का लालच देकर फर्जी बैंक खाते खुलवाते हैं। जब भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है, तो ठगी का पैसा सबसे पहले इन म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है। पुलिस के वहां पहुंचने या खाते को फ्रीज करने से पहले ही अपराधी उस पैसे को निकालकर गायब कर देते हैं। तो ऑपरेशन क्रैकडाउन का लक्ष्य इन्हीं खातों को समाप्त करना है। जी, इसका लक्ष्य फर्जी बैंक खाते समाप्त करना, ऑनलाइन फ्रॉड गैंग पर कार्रवाई करना और डिजिटल वित्तीय सुरक्षा बढ़ाना है। UPSC और SSC में लगातार पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण विषय है।
ये दिखाता है कि प्रशासन अब सिर्फ अपराधी को नहीं बल्कि उस पूरे वित्तीय ढांचे को तोड़ रहा है जिस पर साइबर क्राइम टिका है। यानी जड़ पर प्रहार किया जा रहा है ताकि अपराध पनप ही न सके। आधुनिक अपराध और तकनीक की इस चुनौती से थोड़ा पीछे मुड़कर अगर हम अपनी जड़ों की ओर देखें तो इतिहास और विज्ञान का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आप आईआईटी धनबाद वाले सम्मेलन की बात कर रही हैं। जी हाँ, आईआईटी ISM धनबाद में एंशिएंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। एक इंजीनियरिंग संस्थान में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर चर्चा होना उत्सुकता जगाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक बहुत ही प्रगतिशील अकादमिक सोच का परिणाम है। इस तरह के सम्मेलनों का उद्देश्य सिर्फ प्राचीन ज्ञान का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान का गहराई से अध्ययन करना है, आधुनिक विज्ञान से उसकी तुलना करना है। जैसे हमारे प्राचीन खगोलीय सिद्धांत या आर्किटेक्चर। बिल्कुल। आज के वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उस प्राचीन ज्ञान में कोई ऐसा सूत्र है जो आज की आधुनिक समस्याओं को सुलझा सके। ये अकादमिक शोध के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। अतीत के पन्नों में भविष्य के सवालों के जवाब ढूंढने की ये एक शानदार कोशिश है। इसी ऐतिहासिक विरासत को सहेजने का एक और कदम सिक्किम से सामने आया है। वहां के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम अब बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। जी, त्रिलोचन पोखरेल। अक्सर हम राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम तो जानते हैं, लेकिन इस तरह के नायकों के बारे में मुख्य धारा की चर्चा कम होती है। और यही इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत है। त्रिलोचन पोखरेल सिक्किम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। स्थानीय लोग उन्हें बहुत सम्मान से वंदे मातरम पोखरेल भी कहते थे। ये तो बहुत ही गर्व की बात है। हाँ, राज्य की ऐतिहासिक विरासत और स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। परीक्षाओं में अक्सर हाल ही में चर्चा में रहे ऐसे व्यक्तित्वों और स्थानों का सीधा संबंध पूछा जाता है। श्रोताओं को पाक्योंग एयरपोर्ट और त्रिलोचन पोखरेल का नाम जोड़कर याद रखना चाहिए। बिल्कुल, श्रोताओं इसे नोट कर लें। इस ऐतिहासिक सम्मान के बाद अब हमारी चर्चा का रुख पर्यावरण की ओर करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बहुत ही सख्त और अहम निर्देश दिया है सुआओ नदी के संबंध में। जी, निर्देश ये है कि सुआओ नदी को फिर से राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल किया जाए। तो इस सब का क्या मतलब है? NGT को इसे वापस दिलाने के लिए निर्देश क्यों देना पड़ा? मैं समझाता हूँ। अक्सर विकास परियोजनाओं या अतिक्रमण के कारण छोटी नदियों या सहायक नदियों का दर्जा रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदल दिया जाता है। इसका फायदा उठाकर वहां अवैध निर्माण शुरू हो जाता है। सुआओ नदी को पुनः राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नदी संरक्षण सुनिश्चित होगा। मतलब उसे कानूनी संरक्षण मिलेगा। जी, इससे पर्यावरण संतुलन वापस आएगा और प्राकृतिक जल प्रवाह का पुनर्स्थापन होगा। मानसून के दौरान बाढ़ जैसी आपदाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से नदियों का ये संरक्षण परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। साफ है कि नदियों को एक जीवित इकोसिस्टम मानना होगा, और जब मिट्टी और इकोसिस्टम की बात होती है तो कृषि का जिक्र आना बेहद स्वाभाविक है। नई दिल्ली स्थित ICARI, जिसे हम पूसा संस्थान के नाम से भी जानते हैं, वहां राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का आयोजन शुरू हो गया है। 3 दिवसीय कृषि विज्ञान मेला। जी, वैसे तो हर साल कृषि मेले लगते हैं, लेकिन कृषि आधारित परीक्षाओं के लिए इस बार के मेले के प्रमुख फोकस बिंदु क्या हैं? इस बार का फोकस पूरी तरह से आधुनिकीकरण पर है। इसमें आधुनिक कृषि तकनीक, उन्नत और हाइब्रिड बीज, स्मार्ट खेती और किसान प्रशिक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे ड्रोन का उपयोग? बिल्कुल, खेतों में कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग और सटीक खेती। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के बीच पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीक को अपनाना ही एकमात्र उपाय है। परीक्षाओं के लिए आधुनिक कृषि तकनीक एक बहुत ही कोर टॉपिक है। यानी लैब की रिसर्च को सीधे खेत तक पहुंचाने का ये एक बड़ा मंच है। अब एक ऐसी खबर की ओर बढ़ते हैं जो पर्यावरण प्रेमियों को रोमांचित कर रही है। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार दुर्लभ स्म्यू पक्षी देखा गया है। स्म्यू, जो एक दुर्लभ प्रवासी बतख प्रजाति है। जी, काजीरंगा वैसे तो अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है, लेकिन इस एक बतख के वहां दिखने से इतनी वैज्ञानिक चर्चा क्यों हो रही है? पर्यावरण और पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से इसका महत्व बहुत बड़ा है। विज्ञान की भाषा में ऐसे जीवों को जैव विविधता संकेतक
या बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर कहा जाता है। मतलब ये पक्षी बताते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित है? बिल्कुल। स्म्यू का वहां आना इस बात का प्रमाण है कि काजीरंगा का वेटलैंड इकोसिस्टम अभी भी बहुत मजबूत और स्वस्थ है। इसके अलावा ये प्रवासी पक्षियों के नए मार्ग का संकेत भी देता है। परीक्षाओं में नई प्रजातियों की खोज और जैव विविधता संकेतक से जुड़े सवाल लगातार पूछे जाते हैं। प्रकृति खुद अपने तरीके से हमें बताती है कि हमारे पर्यावरण का स्वास्थ्य कैसा है। और अंत में हमारी आज की 12वीं और आखिरी चर्चा कॉर्पोरेट जगत और भविष्य की तकनीक से जुड़ी है। टेक कंपनी ओपनएआई ने भारतीय मूल के अरविंद केसी को चीफ पीपल ऑफिसर पद पर नियुक्त किया है। अरविंद केसी? जी, टेक कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन इस चीफ पीपल ऑफिसर की नियुक्ति का क्या महत्व है? ये नियुक्ति दिखाती है कि भारतीय पेशेवर अब सिर्फ तकनीकी नेतृत्व ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि रणनीतिक दिशा भी तय कर रहे हैं। अरविंद केसी के कंधों पर मुख्य रूप से ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी, ग्लोबल वर्कफोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी होगी। ओपनएआई जैसी कंपनी में जहां टैलेंट की भारी मांग है, ये बहुत बड़ी भूमिका है। जी। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और कॉर्पोरेट लीडरशिप से जुड़े प्रश्नों के लिए अरविंद केसी का नाम बहुत अहम है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का गहन करंट अफेयर डीप डाइव। आज हमने कीरल की केरलम नामकरण, साड़न में सेमीकंडक्टर एटीएमपी सुविधा, डीआरडीओ की वीएचएसओआरडीएस मिसाइल, जम्मू कश्मीर की रणजी जीत, स्वीडन के साथ एसआईटी-एसीआई पहल, तेलंगाना में ऑपरेशन क्रैकडाउन, आईआईटी धनबाद में प्राचीन विज्ञान सम्मेलन, पाक्योंग एयरपोर्ट का नया नाम, एनजीटी का स्वाव नदी निर्देश, पूसा कृषि विज्ञान मेला, काजीरंगा में स्म्यू पक्षी और ओपनएआई में अरविंद केसी की नियुक्ति का विस्तार से विश्लेषण किया। आप सभी परीक्षार्थियों से बस यही कहूंगी कि आपकी निरंतर मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है और आज के इस डीप डाइव सत्र का समापन मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहूंगा। आज हमने प्राचीन भारतीय विज्ञान के अध्ययन से लेकर भविष्य की एआई तकनीक और काजीरंगा तक का सफर तय किया। श्रोताओं के सोचने के लिए यह सवाल है कि क्या भविष्य में सुदृढ़ नीतियां वही होंगी जो हमारी प्राचीन समझ, आधुनिक तकनीक और पारिस्थितिक संतुलन का एक आदर्श मिश्रण होंगे? बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ रखकर देखने को मजबूर करता है। आप सभी श्रोताओं को इस विचार पर स्वयं मंथन करने के लिए प्रेरित करते हुए हम आज के इस डीप डाइव सत्र का यहीं समापन करते हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।